गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका कक्षा 10 सोशल साइंस के ज्योग्राफी पोर्शन को हम लोग पढ़ रहे हैं। ज्योग्राफी पोर्शन में अध्याय 5 जिसका शीर्षक है खनिज तथा ऊर्जा संसाधन। खनिज तथा ऊर्जा संसाधन, इसके 2 वीडियो हम पहले बना चुके हैं। जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखे हैं वो पहले प्लेलिस्ट में जाकर उनको देख लें, उसके पश्चात ही आपको ये वीडियो समझ में आएगा। चलिए देख लेते हैं कि प्राकृतिक गैस क्या है और इसे हम कहां से प्राप्त कर सकते हैं और इससे क्या क्या लाभ होते हैं। तो देख लीजिए, प्राकृतिक गैस ये है क्या, ये पेट्रोलियम के साथ और अलग, यानी कि पेट्रोलियम के साथ भी मिल सकती है। ये लगभग पेट्रोलियम का ही उत्पाद है, लेकिन कई बार ये पेट्रोलियम से अलग भी प्राप्त होती है। ऐसी जगहों से प्राप्त हो जाती है जहां से पेट्रोलियम प्राप्त ना हो रहा हो, तो ये पेट्रोलियम जहां से मिल रहा है वहां से भी प्राकृतिक गैस मिल जाती है। और कई बार ऐसा भी होता है कि जहां से पेट्रोलियम का उत्पादन नहीं हो रहा है वहां पर भी प्राकृतिक गैस के विशाल भंडार मौजूद होते हैं, तो वहां से भी इसको प्राप्त किया जा सकता है। और एक चीज समझ लीजिए कि प्राकृतिक जो गैस है ये बहुत अच्छा ईंधन है। इसमें CO2 की मात्रा कम निकलती है। जैसे हम कोयला जलाते हैं तो CO2 और CO मतलब कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड की इतनी अधिक मात्रा में निकलती है उसके जलाने पर कि जिससे बहुत सारा प्रदूषण होता है। लेकिन प्राकृतिक गैस के साथ ऐसा नहीं है। प्राकृतिक गैस के साथ इन गैस से बहुत कम मात्रा में, या कह लीजिए बगैर इन गैसों के ये जलती है। इसीलिए इसको आधुनिक समय का ईंधन या वर्तमान सदी का ईंधन कहा जाता है। अब देख लेते हैं इसका प्रयोग कहां कहां होता है। तो इसका प्रयोग पेट्रो रसायन उद्योग में कच्चे माल के रूप में इसका प्रयोग होता है। कहां पर? जहां पेट्रो रसायन उद्योग लगे होते हैं उनमें इसका कच्चे माल के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया कि इसको वर्तमान सदी का ईंधन कहा जा रहा है, यानी कि इसका अभी प्रयोग बहुत अधिक नहीं हो रहा है। हम पुराने पद्धति पर ही चल रहे हैं। हम डीजल और पेट्रोल को ही प्रयोग कर रहे हैं। लेकिन पर्यावरणविद और पर्यावरण संरक्षण करने वाली संस्थाओं ने प्राकृतिक गैस को सर्वोत्तम ईंधन के रूप में माना है और कहा है कि आज इन पर्यावरण प्रदूषणों से यदि बचना है तो हमें अधिक से अधिक प्राकृतिक गैस का प्रयोग करना पड़ेगा। अब देख लेते हैं ये प्राकृतिक गैस के जो क्षेत्र हैं वो कहां कहां से प्राकृतिक गैस हमें प्राप्त होती है। भारत में कौन कौन से क्षेत्र ऐसे हैं जहां से हमें प्राकृतिक गैस प्राप्त होती है। इसमें सबसे पहले हम देखते हैं कृष्णा और गोदावरी का जो बेसिन है, यानी कि कृष्णा और कावेरी 2 नदियां हैं। इन नदियों के बीच में जो बेसिन है उस बेसिन से हमें ये गैस प्राप्त होती है। दूसरा मुंबई हाई, यानी कि मुंबई के जो गहरे समुद्र में से हम तेल निकालते हैं वहां से भी हमें ये प्राकृतिक गैस प्राप्त होती है। अगला है खंबात की खाड़ी। खंबात की खाड़ी आप लोग मानचित्र में देखकर इसे ज्ञात करने की कोशिश करिए कि खंबात की खाड़ी कहां पर है और हमें कमेंट के माध्यम से बताइए। अगला है अंडमान निकोबार द्वीप में भी प्राकृतिक गैस पाई जाती है। तो भारत में इन जगहों से प्राकृतिक गैस पाई जाती है। अब देखिए, प्राकृतिक गैस को संपूर्ण देश में पहुंचाने के लिए एक पाइपलाइन की व्यवस्था की गई थी। ये कई बार आपसे 2 नंबर और 4 नंबर के क्वेश्चन में पूछा जाता है।
कभी कभी तो ये 6 नंबर के क्वेश्चन में भी पूछा जाता है। तो आप याद रखिए कि प्राकृतिक गैस को पूरे देश में ले जाने के लिए एक पाइपलाइन की व्यवस्था की गई, जिसे कहा गया HBJ, यानी कि हजीरा विजयपुर जगदीशपुर गैस पाइपलाइन। कौन कौन सी? हजीरा विजयपुर जगदीशपुर गैस पाइपलाइन। ये गैस पाइपलाइन मुंबई हाई बेसिन को पश्चिमी तथा उत्तरी भारत के उर्वरक और विद्युत व अन्य औद्योगिक क्षेत्रों से जोड़ती है। उत्तर प्रदेश में यह औरैया के दिव्यापुर से होकर गुजरती है। उत्तर प्रदेश में यह औरैया के दिव्यापुर से होकर गुजरती है। तो आप देख लीजिए कि प्रत्येक प्राकृतिक गैस को, इसी को CNG भी कह लेते हैं हम लोग, तो CNG के माध्यम से अब दिल्ली में बसें भी चलाई जा रही हैं, ऑटो रिक्शा भी चलाए जा रहे हैं। अधिक से अधिक जगह पर या तो इलेक्ट्रॉनिक वाहन या गैस पर आधारित वाहनों को प्रोत्साहन दिया जा रहा है, क्योंकि हमारे देश में पर्यावरण प्रदूषण इतना बढ़ गया है। इस पर्यावरण प्रदूषण को कम करने के लिए अब प्राकृतिक गैस को इस समय का ईंधन या सर्वव्यापी ईंधन या ऐसा ईंधन बनाने के लिए जिसे लगभग लोग प्रयोग करें, उसका प्रयास चल रहा है। तो ये जो पाइपलाइन है, ये मुंबई हाई बेसिन से उत्पादन करते इसमें होता है और ये लगभग पूरे देश में ये पहुंचाई जाती है। और ये वहां से निकली है जहां पर उद्योग लगे हों, जहां पर इसकी ज्यादा आवश्यकता हो। तो ये औद्योगिक क्षेत्रों को और उर्वरक क्षेत्रों को, ऐसे उद्योग जो उर्वरक क्षेत्र के हैं, ऐसे उद्योग जो विद्युत क्षेत्र के हैं और अन्य उद्योग जहां पर इस गैस का प्रयोग होता है, उन उद्योगों के किनारे से इसको पूरे देश में फैलाया गया है। इसीलिए ये बड़ी महत्वपूर्ण गैस पाइपलाइन है। चलिए इसके बाद देख लेते हैं परमाणु ऊर्जा। परमाणु ऊर्जा क्या है? परमाणु ऊर्जा के माध्यम से परमाणु के नाभिक का विखंडन करके क्या करते हैं? परमाणु के नाभिक का जब विखंडन करते हैं तो इस विखंडन की प्रक्रिया में बहुत सारी ऊर्जा उत्पन्न होती है, जिसको कहते हैं न्यूक्लियर एनर्जी, जिससे एटम बम बनाए जाते हैं। इस एटम बम, इस ऊर्जा का नेगेटिव प्रयोग है, जबकि इसका पॉजिटिव प्रयोग यह होता है कि हम अपने यहाँ ऊर्जा संयंत्र लगा के ऊर्जा प्राप्त करके अपने देश के विकास के लिए कार्य करें। परमाणु बम क्या है? कहीं ना कहीं हम दूसरे के विनाश के लिए परमाणु बम बनाते हैं, लेकिन इसको हम विनाश के लिए नहीं, विकास के लिए प्रयोग कर सकते हैं और अपने विद्युत आपूर्ति के उपयोग में इसको ला सकते हैं, जिससे बहुत सारे कल कारखाने चल सकते हैं। बहुत सारी ऊर्जा, जो बहुत सारे गांवों में ऊर्जा नहीं पहुंच पाई थी, लोग आज भी लालटेन की स्थिति में रहते थे, रात में लालटेन जलाते थे, पढ़ नहीं पाते थे, उन सारे जगहों पर इस ऊर्जा को पहुंचाने का कार्य किया जा रहा है। इसको कहते हैं परमाणुविक ऊर्जा, न्यूक्लियर ऊर्जा या आणविक ऊर्जा, किसी भी नाम से आप इसको समझ सकते हैं। खैर यहां विस्तार से जाने की आवश्यकता नहीं है। अब हम सीधा चलते हैं कि ऊर्जा के गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत कौन कौन से हैं और इनसे कैसे हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। ऊर्जा के गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत जो हैं वो नवीकृत ऊर्जा के स्रोत हैं। इनसे लगातार ऊर्जा प्राप्त की जा सकती है और इनका क्षय लाखों लाख साल तक नहीं होता है। इनसे लगातार ऊर्जा मिलती है। तो इसमें हम लोग देख लेते हैं सबसे पहले कौन सी ऊर्जा है। वो सबसे पहले है सौर ऊर्जा।
यानी कि सूर्य की रोशनी से हम सूर्य की रोशनी को विद्युत में बदल सकते हैं, विद्युत ऊर्जा में बदल सकते हैं और उसका प्रयोग कर सकते हैं। अब आप सोचिए, सूर्य ऐसा तो है नहीं कि साल 2 साल में खत्म हो जाएगा। लाखों लाख साल चलने वाली ये सूर्य की ऊर्जा को हम जब विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करके अपने विकास के लिए लगाते हैं तो इसे कहते हैं गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत या नवीकृत ऊर्जा के स्रोत। तो देख लेते हैं कि सौर ऊर्जा का प्रयोग कहां कहां हो रहा है। अब तो देश के बहुत सारे जगहों पर इसका प्रयोग हो रहा है, लेकिन इसका सबसे बड़ा जो पावर प्लांट है वो लगा हुआ है भुज, यानी गुजरात के भुज के निकट माधापुर एक गांव है, माधापुर में स्थित है। बस इससे ज्यादा आपको जानने की आवश्यकता नहीं है। वैसे तो सारे देश में इसका विस्तार हो रहा है। अब इसी कड़ी में दूसरा हम लोग देखते हैं पवन ऊर्जा। अब आप कहिए कि पवन कभी समाप्त तो होने वाली है। पवन अगर समाप्त हो जाएगी तो सारा जीवन ही समाप्त हो जाएगा, ना हमें ऑक्सीजन मिलेगी। जब हवा चलती है, हवा यहां से वहां होती है, तभी तो सारी गतिविधियां बदलती हैं, मौसम बदलते हैं, ऋतुएं बदलती हैं। ये किसके प्रभाव से होता है? ये हवा के प्रभाव से ही होता है। हवा एकदम यदि रुक जाती है तो कहा जाता है कि ये तूफान के आने के पहले का सन्नाटा है। यदि आपका मीटर बता रहा है कि आप यहाँ हवा एकदम रुक गई है तो समझ लीजिए कि अब तूफान आएगा, अब बहुत तेज हवाएं चलेंगी। क्योंकि जहां पर भी हवा एकदम रुक जाती है वहां निर्वात बन जाता है, तो दूसरी जगह से बहुत तेजी से हवाएं उस निर्वात को पूरा करने की कोशिश करती हैं और बहुत तेजी से आती हैं। इस तेजी से आने की स्थिति में हवाएं बहुत तेज चलने लगती हैं और तूफान जैसी स्थिति बन जाती है। तो दूसरा जो हम देख रहे हैं पवन ऊर्जा। इन हवाओं के माध्यम से भी हम इन हवाओं की ऊर्जा का प्रयोग करके विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर सकते हैं। जैसा आपने पहले पढ़ा होगा, आपने साइंस में पढ़ा होगा कि E बराबर mc², यानी कि वो फार्मूला जो कहता है कि ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होती, ऊर्जा अपना स्वरूप बदलती है, लेकिन बगैर स्वरूप बदले भी वो क्षय नहीं होती है। यानी कि एक रूप से दूसरे रूप में चली जाती है, दूसरे रूप से तीसरे रूप में चली जाती है, लेकिन इस रूप के परिवर्तन में वो कभी क्षय नहीं होती है, कभी नष्ट नहीं होती है। इसीलिए कभी कभी तो लोग इसे शंकराचार्य के ब्रह्म से भी जोड़ देते हैं। खैर ये बात की बातें हैं, यहां आपको वो समझने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन ऊर्जा क्या है? वो जो पवन ऊर्जा है, उस पवन ऊर्जा को हम संयंत्रों से अपनी प्रौद्योगिकी के माध्यम से कैसे भी परिवर्तित करके उस पवन ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करके अपने विकास में लगा सकते हैं। ऐसी स्थितियां हम पैदा कर सकते हैं और भारत ने ऐसी स्थितियां पैदा की हुई हैं। अब भारत को विश्व में पवन महाशक्ति का दर्जा मिला हुआ है। यानी कि भारत ने अपनी इस पवन ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना प्रारंभ कर दिया और इसे महाशक्ति के रूप में कहा गया कि बहुत अच्छा कार्य किया गया यहाँ, और बहुत सारी ऊर्जा यानी पवन ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर दिया गया। अब ये देखिए ये हो कहां रहा है, इसको समझ लेते हैं। ये तमिलनाडु के नागरकोइल से, तमिलनाडु में एक जगह है नागरकोइल से मदुरई तक स्थित है। यानी कि पहला स्थान कहां हुआ? तमिलनाडु के नागरकोइल से मदुरई तक ये स्थित है, और इसके पश्चात ये आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, लक्षद्वीप में भी महत्वपूर्ण पवन ऊर्जा के फॉर्म बनाए जा रहे हैं। यानी कि बहुत बड़े बड़े क्षेत्रों में पवन ऊर्जा को विकसित किया जा रहा है,
या कह लीजिए पवन ऊर्जा के माध्यम से विद्युत ऊर्जा बनाई जा रही है, और यही विद्युत ऊर्जा हमारे विकास के लिए लाभकर होती है, हमारे विकास की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी होती है। अब हम लोग देख लेते हैं इसी क्रम में एक अन्य चीज आती है जिसको कहते हैं बायोगैस। बायोगैस क्या होती है? बायोगैस का अर्थ होता है कि आपके घरों में, आपके गांव में बहुत सारे पशुओं को पाला जाता है। इन पशुओं का जो गोबर होता है उसके माध्यम से टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके गोबर गैस लगाए जाते हैं, और गोबर गैस के माध्यम से एक गैस उत्पन्न की जाती है जो गैस आपको विद्युत ऊर्जा प्रदान करती है। यानी कि गोबर गैस के माध्यम से गोबर गैस का एक संयंत्र लगा दिया जाता है और उसमें गोबर डाल के कुछ क्रियाएं कराई जाती हैं, कुछ प्रतिक्रियाएं कराई जाती हैं, उनके माध्यम से आप विद्युत ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं। तो इसमें व्यक्ति अपने आप पर निर्भर हो जाता है, अपने घर में ऊर्जा उत्पन्न करके अपने ऊर्जा की कमी को वो दूर कर सकता है, और ये नवीकृत ऊर्जा है, क्योंकि गोबर कभी समाप्त होने वाला नहीं है। गोबर हमेशा आपको मिलता रहेगा, जब तक जानवर रहेंगे वो गोबर करते रहेंगे, और गोबर से आप अपना ऊर्जा बना सकते हैं। चलिए अब इसे किसी क्षेत्र में डिवाइड नहीं करेंगे, क्योंकि ये लगभग हर प्रदेश के हर गांव में कहीं ना कहीं गोबर गैस आपको प्राप्त हो ही जाते हैं। इसी क्रम में अगला हम लोग देख लेते हैं ज्वारीय ऊर्जा। ज्वारीय ऊर्जा नाम सुना है आपने? ज्वार और भाटा जो समुद्रों में आते हैं उनको क्या कहते हैं? ज्वारीय। जब वो तेजी से आ रहे होते हैं तो उनके अंदर एक ऊर्जा होती है, उस ऊर्जा को लेकर वो समुद्र के तट से टकराते हैं। इस टकराने की स्थिति में उनके अंदर जो ऊर्जा होती है, उस ऊर्जा का प्रयोग हम क्या कर सकते हैं? विद्युत बनाने में कर सकते हैं, विद्युत के निर्माण में कर सकते हैं। तो ऐसी चीजों से हम विद्युत पैदा कर सकते हैं। अब देख लीजिए कि ये जो ज्वारीय ऊर्जा है ये हमें कहां कहां प्राप्त होती है। ज्वारीय ऊर्जा महासागरीय तरंगों का प्रयोग कर विद्युत ऊर्जा को जब हम बनाते हैं तो ये सबसे महत्वपूर्ण जो है वो कच्छ की खाड़ी में 900 मेगावाट का ज्वारीय विद्युत ऊर्जा संयंत्र लगाया जा चुका है। 900 मेगावाट का ज्वारीय विद्युत ऊर्जा संयंत्र लगा दिया गया है। ये सारे ऊर्जा के स्रोत जब हम प्रयोग कर रहे हैं तभी हम ऊर्जा को प्राप्त कर पा रहे हैं। नहीं तो हमने देखा था 10 घंटे, 12 घंटे, 15 घंटे तक विद्युत की कटौती ग्रामीण क्षेत्रों में देखने को मिलती थी। उतनी विद्युत थी नहीं जितनी विद्युत की आवश्यकता होती थी। इन नवीकरण योग्य संसाधनों का प्रयोग करके आज हमने विद्युत का उत्पादन अपना इतना बढ़ा दिया है कि आज गांव में भी लगभग 20 घंटे, 15 घंटे लाइट आ रही है, और उस लाइट का प्रयोग करके किसान अपने आप को विकसित कर रहे हैं, अपनी आमदनी के स्रोत बढ़ा रहे हैं। इसी ऊर्जा में एक अन्य नाम आता है जिसको कहते हैं भूतापीय ऊर्जा। यानी कि भूमि के नीचे बहुत सारे ऐसे ऊर्जा के संयंत्र छुपे हुए हैं जो कि ताप बनाते हैं। उस ताप से आप विद्युत बना सकते हैं। जैसे आप देखिए बद्रीनाथ जाइए, आप केदारनाथ जाइए आप, तो बद्रीनाथ और केदारनाथ में उस ठंडी जगह में भी गर्म पानी के स्रोत आपको मिल जाते हैं, और वो उस गर्म पानी में लोग स्नान करके ही मंदिर में दर्शन करने के लिए जाते हैं। तो ऐसी ठंडी जगहों में जमीन के अंदर से निकलता हुआ वो खौलता हुआ पानी, जिस खौलते हुए पानी में यदि ठंडा पानी ना मिलाया जाए तो आप स्नान नहीं कर सकते हैं, नहा नहीं सकते हैं। ऐसी स्थितियों में इन स्थितियों का आप प्रयोग विद्युत बनाने में भी कर सकते हैं। इस ऊर्जा का, ये भूतापीय जो ऊर्जा है, इसमें आप टेक्नोलॉजी का, प्रौद्योगिकी का प्रयोग करके आप विद्युत उत्पादन कर सकते हैं, जिससे आपके विद्युत की जो मांग है उसकी आप पूर्ति कर सकते हैं।
आज हम लोगों ने देखा खनिज और ऊर्जा संसाधन। खनिज और ऊर्जा संसाधन में आपको इससे अधिक पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। खनिज और ऊर्जा संसाधन में जितनी चीजें हो सकती हैं, इन 3 वीडियो के माध्यम से हमने डिटेल में आपको समझा दिया है और आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। हम आपको यहीं पे लघु उत्तरी और दीर्घ उत्तरी क्वेश्चन आंसर के साथ आपको बहुविकल्पी यानी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी करवाएंगे, इसलिए आपको ज्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, कुछ लोगों ने पूछा था कि सर जो आप पढ़ा रहे हैं ये किन किन प्रदेशों में लागू होता है, तो आप समझ लीजिए कि एनसीईआरटी बेस्ड जहां जहां पर भी जिन जिन राज्यों में भी शिक्षा व्यवस्था लागू कर दी गई है वहां पर ये लागू होगा। यानी कि सीबीएसई में तो ये लागू होगा ही। यूपी, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, हरियाणा, बिहार, झारखंड और जितने भी प्रदेश ऐसे हैं जहां पर एनसीईआरटी बेस्ड सिलेबस को अपनाया गया है, उन सारी जगहों पर ये लेक्चर कारगर होते हैं। हाँ, एक इंपॉर्टेंट सूचना, जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज वो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट के माध्यम से अपनी भावनाएं हमारे पास तक प्रदर्शित करें। धन्यवाद।